नमस्कार। आप देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सिर्फ सच पहुंचाए आप तक। चुनाव बिगुल बज चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव सकुशल संपन्न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी पूरी शिद्दत से कमर कस के तैयार हैं। और इस क्रम में हमारे न्यूज एडिटर आकांक्षा सक्सेना की औपचारिक मुलाकात हो रही है औरैया के जिलाधिकारी से। मैं आपसे इस चुनाव के दौरान जो गतिविधियां होती हैं उसके अंतर्गत 2-3 बात लेना चाहती हूँ सर, आपकी अनुमति है सर? ठीक है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि निर्वाचन अधिकारी होने के नाते इस चुनाव के दौरान आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? देखिए, इलेक्शन जो है वो सबसे बड़ी जो एक मैन मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है और साथ में जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है, चाहे वो ईवीएम हो या बाकी चीज़ें हों जो हमारे चुनाव सामग्री इत्यादि होती है, तो उसका बहुत हैवी लेवल पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है एक तो पर्सनल मैनेजमेंट, जो हमारे चुनाव कर्मी लगेंगे उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनको ट्रेन करते हुए उनको समय जो है इलेक्शन के लिए भेजना। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है, इस समय पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, शांति व्यवस्था कायम रहे। तीसरी बड़ी चुनौती जो हम लोग के सामने है, वोटर परसेंटेज बढ़ाने की, क्योंकि औरैया जो है वो 60% के आसपास मतदान करता रहा है, तो एक बड़ी चुनौती इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी है। चौथी जो बड़ी चुनौती है वो है लॉ इन्फोर्समेंट की, जो हमारी एमसीसी से रिलेटेड है, क्योंकि इस बार एमसीसी के अलावा जो कोरोना रिलेटेड प्रोटोकॉल है वो भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट लेवल के इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि पोलिंग पार्टीज किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगी, कोरोना के नियमों का पालन करेंगी। तो इन सब चीज़ों को पालन कराते हुए एक निर्भय माहौल में अपना चुनाव करवाना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये एक मेजर चैलेंज हमारे सामने है। तो इस चुनाव में सर औरैया जिले का कितना वोट प्रतिशत रहने की उम्मीद है? कोशिश तो हम लोग की जारी है कि हम लोग इसको 70% के ऊपर ले जाएं, और इसी के तहत हम लोगों ने स्वीप मुहिम अपनी चला रखी है, जिसमें हमारा वत्स मूवमेंट जो है, जो एक वत्स करके अभियान चल रहा है, वोटर अवेयरनेस थ्रू साइंस शोज, मतलब साइंस के जो शोज होते हैं, विज्ञान से संबंधित जो चमत्कारी शोज होते हैं, उन शोज के जरिए हम गाँव तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और उन शोज में टोली जो आपने बनाई है वो अलग है, जो वत्स है वो अभियान अलग है, बुलावा टोली अलग है। वत्स अभियान में हम लोग ये कर रहे हैं कि साइंस शोज के थ्रू, जो विज्ञान से रिलेटेड शोज हैं, मैजिकल शोज हैं, उनके थ्रू हम लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे हम वोटर अवेयरनेस को जोड़ते हैं और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटिंग करने के लिए निकलें। दूसरा हमारा जो अभियान है वो है बुलावा टोली का। बुलावा टोली के तहत हम लोगों ने गाँवों में जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालय के बच्चों की 10-10 बच्चों की टोलियाँ बनाई हुई हैं, जो गाँव में 20 तारीख को जाके लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगी, उनको घर घर से निकाल के मतदान के लिए एक तरीके से खींच के लाएंगी बूथ तक। और साथ में महिलाओं की भी बुलावा टोली बनाई गई है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी उस दिन निकलेंगी और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा तीसरा हम लोगों ने बाल अचीवर अभियान शुरू किया है, जिसमें फॉर्म्स दिए गए हैं सभी परिषदीय विद्यालय के बच्चों को। करीब 50,000 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और वो अपने अभिभावकों से वो फॉर्म भरवाएंगे और फॉर्म भरवा के उनको प्रेरित करेंगे, या एक तरीके से उनको प्रतिबद्ध करेंगे, उनसे एक तरह से शपथ लेंगे कि वो मतदान करने अवश्य जाएंगे। सर, आपके जिलाधिकारी रहते हुए क्या औरैया में प्लास्टिक सिटी का निर्माण और रोजगार संभव हो पाएगा? औरैया में जो प्लास्टिक सिटी बनी थी, आज से करीब 10 साल पहले इसका जो है निर्माण हुआ था, जमीन अधिग्रहित हो गई थी, लेकिन 10-12 साल से ही करीब इस पे किसानों ने कब्जा कर रखा था अवैध तरीके से। तो जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था अवैध तरीके से, उनको वहां से निष्कासित किया गया है और वो सिटी पूरी तरीके से खाली करवाई गई है। अब इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 60-70 प्लॉट इसमें जो हमारा यूपी-सीडा है उसने व्यापारियों को दे भी दिए हैं, और शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे व्यापारी आने शुरू हो गए हैं, और जैसे जैसे निर्माण करते हैं, अपनी इकाइयों का वहाँ पे स्थापना करते हैं, धीरे धीरे औद्योगिकरण शुरू हो जाएगा। सर, इस समय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान बहुत जोरों पर है, नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति। तो मेरी आपसे ये एक सवाल है मेरा कि ये जो व्यक्ति के पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड में केवल पिताजी का तो नाम दर्ज होता है, लेकिन माता जी का नाम अभी भी दर्ज नहीं है, तो क्या मैं ये समझूं कि क्या नारी आज भी उपेक्षित है? इस पर आपकी क्या राय है सर?
नहीं, उपेक्षा तो नहीं है, लेकिन ये कि ट्रेडिशनली एक नाम उसमें जो शुरू में पिता का है नाम ही जोड़ते रहे हैं लोग। तो अगर इस तरह की कोई मुहिम और अभियान चलता है जिसमें माता का नाम जोड़ा जाए तो एक वास्तव में एक सार्थक पहल होगी, और इसको जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आइडेंटिटी के तौर पे माता का नाम जैसे पहले पहले नहीं आता था, इवन इसमें नहीं आता था आपका सर्टिफिकेट जो हाई स्कूल इंटर के होते थे, उसमें भी नहीं था। अब उसमें जुड़ना शुरू हो गया है। तो आधार में भी इसको जोड़ा जाना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, और इसके लिए हम लोग भी समर्थन करते हैं इस चीज का, और ये एक बेहतर पहल होगी, एक बेहतर कदम होगा नारी सशक्तिकरण के लिए। सर, कोरोना काल में आपके कोरोना मैनेजमेंट कार्यों को लेकर वर्ल्ड फोरम की तरफ से आपको जबरदस्त तरह से सम्मानित किया गया है। हम आपकी जिले से विश्व तक की इस अविस्मरणीय यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, कृपया आप हमारे पाठकों को बताना चाहेंगे सर? कोरोना की जो सेकेंड लहर थी उसमें कोरोना का जो बहुत ज़्यादा भय था सेकेंड लहर के दौरान, उस टाइम पे हम लोगों ने अपने जो बेड की संख्या है वो बढ़ा के करीब 200 कर ली थी। 70 बेड ही थे हमारे कोरोना के हॉस्पिटल में, उनकी संख्या बढ़ा के 200 की। ऑक्सीजन के लिए अलग से हम लोगों ने अपना क्रायोजेनिक जो टैंकर होता है वो भेजा था जमशेदपुर, वहाँ से हम लोगों ने अलग से स्पेशल व्यवस्था करा के, और वो खुद के खर्चे पे हम लोगों ने जो ट्रस्ट हमने बनाया है देवकली मंदिर का, उससे पैसा लगा के, और लोगों ने जो चंदा दिया उनके पैसे से हम लोग क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक जो टैंकर है उस टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन मंगा के यहाँ पे स्टोर किया, ताकि हफ्ते 10 दिन का स्टॉक हमारे पास रहे। जहाँ अन्य जनपदों में बेड की कमी थी, जहाँ अन्य जनपदों में ऑक्सीजन की कमी थी, औरैया में कभी भी ना बेड की कमी रही ना ऑक्सीजन की कमी रही। अस्पताल का जो प्रबंधन था उसको भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया गया। इसके अलावा लगातार डेली बेसिस पे हम स्वयं भी अस्पतालों के अंदर जो कोरोना वार्ड थे उसमें पीपी किट पहन के जाते थे, हमारी सीएमओ मैडम जाती थी, अन्य अधिकारीगण जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे जो खाने पीने का, क्योंकि जो मरीज थे उनके तीमारदार बहुत थे वहाँ पे, एक टाइम पे करीब 150-200 पेशेंट एडमिट थे वहाँ पे, तो जो मरीजों के तीमारदार थे उनके लिए हम लोगों ने लंगर व्यवस्था वहाँ पे चलवाई जो देवकली ट्रस्ट है उसके पैसे से, और जो व्यापारियों द्वारा दान दिया गया था तत्कालिक तौर पे उसके पैसे से, और वो उस व्यवस्था को बहुत सराहा गया। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के कारण जो है हमें औरैया जिले को, या एक तरीके से जिलाधिकारी औरैया को, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन है उसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कोरोना की बेहतर व्यवस्था के कारण। तो सर, सिविल की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं हमारे औरैया में भी हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में हैं, वो 1-2 असफलताओं के बाद निराशा से भर जाते हैं और उन परिस्थितियों में वो गलत राह चुन लेते हैं। तो उन परीक्षार्थियों को आपका क्या संदेश है सर? देखिए, सिविल सर्विस जो है केवल इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। सिविल सर्विस जो है वो परसिस्टेंस का और कंसिस्टेंसी का भी गेम है। मतलब वो आपके पेशेंस को भी नापते हैं, वो आपके रेजिलियंस को भी नापते हैं, वो आपके धैर्य को नापते हैं बेसिकली। तो मेरा अनुरोध सबसे यही है, क्योंकि मेरा भी सिविल सर्विस में 3 बार सिलेक्शन हुआ। पहले मैं एनटीपीसी में जॉब करता था, एनटीपीसी के बाद पहला सिलेक्शन हुआ मैं डानिक्स में आया, दिल्ली अंबानी को, और सिविल सर्विस में। उसके बाद मेरा दूसरा सिलेक्शन हुआ इनकम टैक्स में आया, IRS IT में। फिर तीसरा सिलेक्शन हुआ और मैं IAS में आया, और होम कैडर में मुझे एक तरह से पोस्टिंग मिली। तो मेरा सबसे यही है कि आप धैर्य बनाए रखें। अगर मैं भी धैर्य खो देता तो शायद पहले अटेम्प्ट के बाद, दूसरे अटेम्प्ट के बाद मैं छोड़ देता सिविल सर्विस की तैयारी, लेकिन मैंने लगातार 4 अटेम्प्ट दिए हैं और 4 में से 3 बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो जब भी आप बेहतर मन से प्रयास करते हैं, पूरी लगन के साथ प्रयास करते हैं, तो मेरा ये मानना है आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो अपना धैर्य मत खोएं, अपनी निराशा में कहीं गुम ना हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रयास करके तैयारी करें। सर, औरैया निवासी होने के नाते मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहती हूँ कि औरैया में अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ प्रभावित करी? यहाँ की औरैया एक बेहतर जनपद है, जहाँ के लोग, जो प्रशासनिक अमला है, अगर वो बेहतर कार्य करता है तो उसकी सराहना भी करते हैं, उसको प्यार भी करते हैं। और मैंने भी कोशिश यही की कि औरैया को मैं अपना सब कुछ दे सकूं, अपना मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम एफर्ट औरैया के विकास के लिए लगा सकूं। चाहे वो दिव्यापुर प्लास्टिक सिटी हो, चाहे वो देवकली ट्रस्ट का निर्माण हो, देवकली मंदिर का जो ट्रस्ट बनाया गया उसके थ्रू हम लोगों ने बेहतर कार्य किया, उसके मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था को सुधारा। इसके अलावा जो नुमाइश ग्राउंड था, जो कि बिल्कुल तिरस्कृत रूप से पड़ा हुआ था, उसको संवारने का कार्य किया, और नुमाइश ट्रस्ट एक बनाया गया जिसके तहत आज हम प्रदर्शनी वहाँ पे लगवा सकते हैं, और एक बेहतर प्रदर्शनी पिछली बार लगाई भी गई थी, उसके लिए हम लोगों ने कार्य किया। यहाँ पे डीएम और एसपी के आवास नहीं बने थे, तो जो कि 24 साल जिले का निर्माण हो गया है, लेकिन फिर भी आवास नहीं बन पाए थे। अपने डीएम आवास का तो हमने निर्माण शुरू करवा दिया और लगभग आधे से ज़्यादा पूर्ण भी हो चुका है, और एसपी आवास के लिए और डीएफओ आवास के लिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के आवास के लिए ज़मीनें भी अलॉट कर दी हैं, ताकि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बेहतर तरीके से स्टेब्लिश हो सके।
तो ये बहुत बेहतरीन अचीवमेंट हम लोगों के रहेंगे अगर हम इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ा पाएं और औरैया के विकास में सहयोग दे पाएं। सर, औरैया जिले की महिला पत्रकार होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पत्रकारों के विषय में आपकी क्या राय है? ये पत्रकार देश के समाज के देश के विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती पत्रकार की। वो एक सूत्रधार के रूप में होते हैं जो प्रशासन कार्य कर रहा है और जो समाज है और प्रशासन के बीच में जो कम्युनिकेशन का कार्य है वो पत्रकारों द्वारा बेहतर तरीके से किया जाता है। अगर पत्रकार अपने रोल का बेहतर तरीके से रोल अदा करते हैं तो ये एक चौथा जो पिलर है डेमोक्रेसी का वो पिलर कमजोर ना होने पाए। उस पिलर का काम है कि वो निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करे और सरकार की चीजों को जनता तक पहुंचाए और जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंचाए। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी मैं सराहना करता हूं पत्रकारों की, औरैया के भी और जो हमारे देश के अन्य पत्रकार हैं उन सबकी भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।